स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं सोशल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। एग्जाम में इससे सवाल आप लोग का जरूर रहेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों ये सेल्फ टेस्ट का पेपर है, लेकिन सारे क्वेश्चन जितना मैंने इसमें देखा है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आप लोग एग्जाम में जरूर आ सकता है। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। और बीच बीच में बता भी दूंगा कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो जरूर याद रख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में दिया हुआ है, तो आप लोग को बोथ लैंग्वेजेस जो है उनके लिए जो भी लैंग्वेज के विद्यार्थी आप दोनों के लिए फायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए हैं सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, और हाँ हर एक अपडेट पाने के लिए। चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग का पहला सवाल है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों इसके लेखक थे रूसो, याद रख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण। आप लोग मॉडल पेपर में भी ये सवाल था कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो वो रूसो थे, ठीक है। इंग्लिश वाला आप लोग देख लीजिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो दोस्तों ये लिखा था मॉन्टेस्क्यू ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू ने दोस्तों यहाँ पर द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक को लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? और ये सवाल आप लोग एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे मॉडल पर में ये सवाल था, ठीक है। तो इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 ईस्वी में दोस्तों इटली का एकीकरण पूरा हो गया था, यानी कि ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसने कहा? क्या बोल रहा है, जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ये किसने कहा? तो दोस्तों ये कहा था आप लोग का मेटरनिक ने, याद रखिएगा। मेटरनिक ने यह बात कही थी कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो मेटरनिक यानी ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर जो हो गया। 5 देखिए क्या बोला, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो दोस्तों फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 यानी कि 1789 ईस्वी में हुआ था, ओके। आगे बोल रहा है जालियांवाला बाग की घटना कब हुई? दोस्तों ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम के लिए, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। और इनका डेट तो मैक्सिमम बच्चों को पता ही होगा अभी तक, क्या होता है, जी हाँ बिल्कुल इसका हो जाएगा 13 अप्रैल 1919, यानी कि 6 का 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919, ओके। अच्छे से ये वाला डेट याद कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन दोस्तों भारत पहुंचा था 1928 ईस्वी को, ठीक है। भारत कब पहुंचा था? 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था, तो 1928 इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 नंबर देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था दोस्तों अगस्त 1942 में, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए डेट्स थोड़ा याद करने में दिक्कत होता है, तो उसको आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिए, मतलब वो डेट को किसी से रिलेट करके पढ़ लीजिए, फिर कभी नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो दोस्तों यहाँ पर महात्मा गांधी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 का 3 इज द राइट आंसर, ओके। महात्मा गांधी। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। गांधी जी जो थे वो दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो ये किया था 12 मार्च 1930 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा 10 का, ओके। चलिए यहाँ तक हम लोग का हिस्ट्री का था। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग का आ जाता है यहाँ पर भूगोल से। पूछ रहा है क्या कि लौह अयस्क जो है, यानी कि लोहा जो है कौन प्रकार का संसाधन है? 4 ऑप्शन है, नवीकरण योग्य, जैव, प्रवाह, अनवीकरण योग्य। तो आप लोगों को पता होगा लोहा जो है यानी कि लौह अयस्क है क्या? अनवीकरणीय संसाधन। सर अनवीकरणीय मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा संसाधन जिसकी आप लोग मतलब जिसके भंडार सीमित है। अब देखिए लोहा का जितना भंडार है उतना ही है, डेली तो लोहा बन नहीं रहा है ना, जितना भंडार है वो सीमित फिक्स्ड है उतना भंडार। लेकिन बाकी सौर हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, जल हो गया, ठीक है, इसका भंडार सीमित नहीं है। आप इसको बहुत दिनों तक यूज करेंगे तो भी बहुत दिनों तक चलेगा, ठीक है। जैसे सूर्य की रोशनी हर पर हमको मिल रहा है, ठीक है, बरसात भी हो रही है, पानी मिल रहा है, लेकिन लोहा अयस्क जितना बन गया उतना ही बना हुआ है वाला चीज, तो इसलिए अनवीकरण योग्य हो जाएगा। इसको एक बार यूज करके खत्म कर दीजिएगा तो फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट 12 में देखिए, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों नदी डेल्टाओं की जब भी बात आती है तो वहां पर डेल्टाओं में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यानी कि नदी द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाई जाती है, ठीक है, और एक डेल्टा का निर्माण कर देता है, उसमें जो मिट्टी होती है उसको हम लोग जलोढ़ मृदा बोलते हैं। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर, ठीक है। तो बांगर और खादर किसे कहते हैं आप लोग अगर पता है तो कमेंट में जरूर आंसर बोलिएगा, ठीक है। बांगर किसे कहते हैं और खादर किसे कहते हैं।
नेक्स्ट है नवीकरण योग्य संसाधन का एक उदाहरण है। तो चलिए देखिए, सौर ऊर्जा है ही आप लोग ऑप्शन में, तो नवीकरण योग्य सौर ऊर्जा हो जाएगा, क्योंकि इसका आप लोग सालों साल बहुत दिनों तक यूज कर सकते हैं। साल बहुत दिनों नहीं, बहुत सालों तक, ठीक है। सौर ऊर्जा जब तक सूर्य है, कहते हैं ना, जब तक क्या रहता है। चलिए छोड़ दीजिए। देखिए चलो, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्न में से मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो अधिक सिंचाई है, ठीक है। अधिक सिंचाई कारण भूमि निम्नीकरण यानी कि भूमि का क्षति होता है, ह्रास होता है, तो इट इज ओवर इरिगेशन हो जाएगा। ओके 14 नंबर 15 देख लीजिए, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो याद रख लीजिए 1973 ईस्वी में दोस्तों बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, 1973, ठीक है दोस्तों। इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण का अधिनियम कब पारित हुआ। वन्य जीव अधिनियम संरक्षण मतलब वन के जीवों की रक्षा करना, तो वो हुआ था दोस्तों 1972 में, ठीक है। और बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी 1973 में, दोनों का अच्छे से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज का निर्माण करवाया। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने यह निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। भारत में जो बहुउद्देशीय नदी परियोजना है, ठीक है, जिसमें डैम बनाना, इस सारा चीज, तो उसको आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। तो ये कहा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि 17 का 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ओके गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है। विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है। मतलब भारत जैव विविधता में विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, इस प्रकार समृद्ध देश है। तो किस प्रकार की, मतलब किस विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है, ये पूछा यहाँ पर। तो याद रख लीजिए दोस्तों 8%, ठीक है। पूरे विश्व का लगभग 8% उपजातियां भारत में दोस्तों पाई जाती है, यानी कि 18 का ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए क्या बोला है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब लागू किया है। तो मैंने अभी बताया कुछ देर पहले आप लोगों को, कब, तो 1972 हो जाएगा। कहीं दिख रहा है 1972, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है। तो याद रखिए गुलाबी सिर वाली बतख आप लोगों का लुप्त जातियों में शामिल है, यानी कि ये अब खत्म होने मतलब क्या लुप्त हो चुका है प्राय। तो 20 का 4 सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए 21 नंबर, 21 क्या बोल रहा है, 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया। बोल रहा 1970 और 1993 के मध्य में बेल्जियम के संविधान में कितना बार संशोधन हुआ। तो याद रखिएगा दोस्तों ये हुआ था टोटल 4 बार अभी तक संशोधन हो चुका है 1970 से 1993 के बीच में, ठीक है। बेल्जियम का संशोधन, बेल्जियम का जो संविधान में उसमें 4 बार संशोधन किया गया, यानी कि किसका 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला है, सामूहिक सरकार का उदाहरण निम्न में से किस देश में मिलता है। सामूहिक सरकार का उदाहरण किस देश में मिलता है। तो ये मिलता है दोस्तों बेल्जियम में, यानी कि 22 का जो है वो 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जितने सारे क्वेश्चन दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में इसमें से आप लोग जरूर क्वेश्चन भिड़ेंगे। श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का भाग क्या है। श्रीलंका में तमिल, मतलब ऐसा है कि श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का भाग है, मतलब देश कुल जनसंख्या जितना उसमें तमिल कितना प्रतिशत है, यही पूछा गया है इसमें। तो ये दोस्तों हो जाएगा 18%, ठीक है। 23 का 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, 18% वहां पर तमिल वास करते हैं। 23 का 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 24 क्या बोल रहा है कि झारखंड राज्य गठन कब हुआ। तो सभी को पता है दोस्तों ये कब हुआ था, 2000 ईस्वी में हुआ था ना। तो 24 का 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और डेट तो आप लोग सबको पता ही होगा, क्या होगा डेट, अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बोलेंगे। ये डेट जरूर याद रखिएगा और ये ईयर काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है। समवर्ती सूची में जो भी विषय दिए गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार दोस्तों किनके पास है। तो इनका दोस्तों संसद तथा राज्य विधानमंडल के पास है, यानी कि 25 का 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। संसद एवं राज्य विधानमंडल। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है 26 नंबर। तो 26 नंबर यहाँ पर दोस्तों आप लोग का है, भारत में निम्न शासन प्रणाली है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ, संघात्मक, एकात्मक, आध्यात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर भारत का जो शासन होगा संघात्मक शासन प्रणाली होता है, ठीक है। और अध्यक्ष यहाँ पर देखिए क्या अध्यक्षात्मक दोस्तों ये होता है अमेरिका का, ठीक, जिसमें एक ही सिर्फ राष्ट्रपति पूरे देश का प्रधान होता है। और संघात्मक मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों में उसकी शक्तियाँ बटी होती है। बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई। बेल्जियम को स्वतंत्रता दोस्तों
4 अक्टूबर 1830 ईस्वी में प्राप्त हुई थी, यानी कि 27 का 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 28 नंबर, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन नहीं है 28 नंबर पूछ रहा है। तो 28 नंबर दोस्तों यहाँ देख लीजिए अच्छे से, जो आप लोग का स्थानीय सरकार और अपविष्ट सरकार है, ये आप लोग का सुमेलित नहीं है। ठीक है, स्थानीय सरकार और अपविष्ट सरकार यहाँ पर देख लीजिए, लोकल गवर्नमेंट और रेसिड्यूअरी पावर, ये सुमेलित नहीं है। तो 28 का 4 सही हो जाएगा। 29 नंबर देखिए क्या बोला है, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? भारत में विकेंद्रीकरण के मामले में कौन सत्य है? देख लीजिए यहाँ पर क्या बोला है, 4 ऑप्शन है। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से करना संवैधानिक बाध्यता नहीं है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। कम से कम 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है कि पंचायत और नगरपालिका चुनाव करने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, जो कि आप लोग किताब में लिखा हुआ है। तो ये आंसर बिल्कुल आप लोग का सही है। ओके, ऑप्शन नंबर 2। 29 में देखिए क्या बोला है, बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी को यहाँ पर बेच दिया गया था, यानी कि 3 सही आंसर हो जाएगा। जीडीपी का विस्तारित रूप में से कौन सा है? दोस्तों जीडीपी का विस्तारित रूप क्या है, यही पूछा है। और ये अब हम लोग अर्थशास्त्र में आ चुके, तो चलिए देख लेते हैं। जीडीपी का विस्तारित रूप होता है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय यानी कि देश की कुल आय बटे कुल जनसंख्या, तो ये हो जाता है औसत आय को ही हम लोग प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं, और ये सच भी है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो दोस्तों चाहे वो प्रति व्यक्ति आय हो या फिर औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, सभी पर डिपेंड करता है देश का विकास। क्योंकि अगर आय अच्छा नहीं होगा तो भी विकास नहीं होगा, औसत साक्षरता दर अगर साक्षर नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे तो भी विकास नहीं होगा, और स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो कैसे होगा? तो यानी कि सारे ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, निम्नांकित पड़ोसी देश में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? मतलब मानव विकास के लिहाज से कौन सा देश है जिसकी स्थिति भारत से बेहतर, ये पूछा गया है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका क्या पड़ोसी देश है, और मानव विकास के लिहाज से दोस्तों श्रीलंका भारत से बेहतर स्थिति में है। ओके, जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? तो जीडीपी के पदों में दोस्तों तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी पूछा गया यहाँ पर। तो याद रखिएगा ये है 50 से 60%, यानी कि 35 का 4 सही आंसर हो जाएगा। 36 में पूछा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये दोस्तों लागू कब किया गया था? 2005 में, यानी कि 36 का 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। ओके, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, भारत में प्राथमिक आर्थिक क्रिया डैश है। भारत में प्राथमिक आर्थिक क्रिया क्या है? तो दोस्तों कृषि है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र क्या, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या कृषि आता है। ठीक है, उद्योग तो सेकंड में आता है, सेवाएं प्रदान करना थर्ड में आता है। ठीक है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डैश क्षेत्र की गतिविधि है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डैश क्षेत्र की गतिविधि है। प्राकृतिक क्षेत्र से उत्पादन होता है, कौन से क्षेत्र के अंदर आता है? तो प्राथमिक, जैसे आप कृषि कर रहे हैं तो प्राकृतिक जमीन है। ठीक है, तो ये सारा चीज क्या हो गया? प्राथमिक हो गया। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार का आश्वासन दिया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों पूरी 100 दिनों का रोजगार की गारंटी दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 100 दिन का रोजगार आप लोग को जरूर मिलेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसार। ओके, तो 39 का 4 सही है। और 40 नंबर क्या पूछा देख लीजिए, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है? तो दोस्तों असंगठित क्षेत्र जो है, ठीक है, असंगठित यानी कि जो प्राइवेट, यानी कि जो गवर्नमेंट के अंदर में काम नहीं करता, ठेकेदार के अंदर में काम करता है, वो असंगठित क्षेत्र होता है। जिनको छुट्टी के साथ वेतन नहीं मिलता है, शोषण होता है, ज़्यादा घंटे काम करना पड़ता है, 10 से 12 घंटे, तो ये दोस्तों असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि 40 का 3 सही हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ आप लोगों का सारा क्वेश्चन सोशल साइंस का समाप्त होता है। सारे क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आप लोग के लिए, और एग्जाम में इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर भिड़ेगा। तो अच्छे से देख लीजिए, सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, कुछ भी दिक्कत होगा तो कमेंट में मुझे बोल दीजिएगा। चलिए दोस्तों अभी इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।